आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 9 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,67,909 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,30,630 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,29,806 है। इस बीमारी के चलते जिनकी मौत हुई है उनका आंकड़ा 7,485 पहुंच गया है। जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 88,529 मामलों में से 44,385 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 33,229 में से 15,413 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 29,943 में से 17,712 एक्टिव मरीज, गुजरात में 20,574 मामलों में से 5,330 एक्टिव मरीज और राजस्थान में 11,020 में से 2,587 एक्टिव मरीज हैं। इनके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां पर 10,947 मामलों में से 4,320 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 9,638 मामलों में से 2,688 एक्टिव मरीज, पश्चिम बंगाल में 8,613 में से 4,743, कर्नाटक में 5,921 मामलों में से 3,170 एक्टिव, बिहार में 5,364 कुल संक्रमित मामलों में से 2,561 और आंध्र प्रदेश में 5,029 में से कुल 2,177 एक्टिव मरीज हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार आने वाले अकादमिक साल के लिए सिलेबस और पढ़ाई के घंटे में कटौती करने को लेकर विचार कर रही है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कुछ दिन पहले कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री और संबंधित राज्यों की सरकारों से विचार विमर्श करके स्कूल और कॉलेज 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। एचआरडी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह तय किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति सामान्य होने तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए और शिक्षकों व पेरेंट्स के कई अनुरोधों पर विचार करने के बाद आगामी एकेडमिक वर्ष में सिलेबस और पढ़ाई के घंटों में कटौती करने पर विचार किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण संसद के नियमित सत्र के आयोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सामाजिक दूरी के मानकों को पालन करते हुए सभी सांसदों को समाहित करने के लिए किसी भी सरकारी इमारत की क्षमता को पर्याप्त नहीं पाया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आगे बताया कि न तो संसद के केंद्रीय कक्ष और न ही विज्ञान भवन के हॉल में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए सभी सांसदों को बैठाने के लिए स्थान है। समझा जाता है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी संसद के आभासी सत्र या हाइब्रिड सत्र आयोजित करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हाइब्रिड सत्र के तहत कुछ सांसद तो संसद में स्वयं उपस्थित रहते हैं, जबकि शेष सांसद आभासी माध्यम से हिस्सा लेते हैं। सूत्रों ने बताया कि एक ऐसे भी विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए ऐसे सदस्यों की सूची तैयार की जाए जिनकी सदन के कामकाज के विभिन्न विषयों में दैनिक आधार पर जरूरत है। संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई बैठक में समझा जाता है कि दोनों सदनों के महासचिवों ने पीठासीन अधिकारियों को बताया कि न तो संसद का केंद्रीय कक्ष और न ही विज्ञान भवन के हॉल में इतनी क्षमता है कि इस स्थिति में सभी सांसद वहां एक साथ बैठ सके। यह बैठक संसद के आगामी मानसून सत्र आयोजित करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। नायडू और बिरला को जानकारी देते हुए महासचिवों ने दोनों सदनों के चैम्बरों, संसद के केंद्रीय कक्ष और विज्ञान भवन के हॉल की बैठक की क्षमता के मूल्यांकन के परिणामों की जानकारी दी।
उन्हें बताया गया कि सामाजिक दूरी के मानदंडों को पूरा करते हुए राज्यसभा के चैम्बर में 60 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की जा सकती है, जबकि लोकसभा के चैम्बर और केंद्रीय कक्ष 100 से अधिक सांसदों के बैठने की व्यवस्था के लिए पर्याप्त होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सदस्यों के बैठने की व्यवस्था गैलरी में की जाए तब भी जरूरी सीट से कम की व्यवस्था हो पाएगी। नायडू और बिरला ने 2 शीर्ष अधिकारियों को कहा कि वे दोनों सदनों की कार्यवाही में सदस्यों के हिस्सा लेने के लिए आभासी माध्यम से व्यवस्था करने से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा करें। इसमें आभासी माध्यम से सदस्यों के हिस्सा लेने से जुड़े विषय शामिल हैं और जो दोनों सदनों के कामकाज के नियमों एवं तकनीकी पहलुओं के अनुरूप होंगे। संसदीय समितियों की आभासी बैठकों के संबंध में कहा गया है कि ऐसी बैठकों के संबंध में नियमों में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाना जरूरी होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध करवाई जाए। अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किए जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। परिवहन की व्यवस्था सहित यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से 15 दिन का समय दिया गया है। न्यायालय अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा है कि मजदूरों के कल्याण और रोजगार की योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने 5 जून को आदेश सुरक्षित रखा था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 48.46% है और अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1,29,215 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,785 रोगी उपचार से स्वस्थ हुए हैं। सरकार ने मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है कि कोविड-19 से संबंधित कोई नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए जारी किए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में उल्लेखित आदेश केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग का आंतरिक आदेश है और यह केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू नहीं होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के 50% अधिक है। अब तक कुल 60 करोड़ 80 लाख दिवस का रोजगार सृजित किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख कामगारों को काम दिया गया है। इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनकी औसत संख्या 2 करोड़ 51 लाख प्रतिदिन है। यह पिछले साल मई में दिए गए काम से 73% अधिक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 106 उड़ानें आयोजित करने का कार्यक्रम है। इस चरण में खाड़ी देशों से जो 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी, इनमें से 4 संयुक्त अरब अमीरात से, 2 अबू धाबी से, कोची और अमृतसर के लिए तथा 2 अन्य उड़ानें दुबई से लखनऊ और कोझिकोड के लिए हैं। इन उड़ानों में मुसीबत में फंसे प्रवासी श्रमिकों, वापस लौटने वाले पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं, आपात चिकित्सा वाले रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात से अब तक 16,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तैनात किए हैं। ये दल देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। राजस्थान राज्य में कोरोना का कहर जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इसके साथ ही राजधानी जयपुर से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी मिली है कि जयपुर के सुभाष चौक से मंगलवार की सुबह एक ही मकान से 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में यह पहला मामला है कि जब एक मकान में इतने कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि सुभाष चौक स्थित इस मकान में 2 दिन पहले ही इस व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 9 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 10 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।